हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ्स 4 में आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। और आज यूनिट 2 का लेक्चर 1 है और आज के लेक्चर का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये यूनिट नंबर 2 का बेसिक टॉपिक है जहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ने से पहले यूनिट 2 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एकेटीयू यूनिवर्सिटी यूनिट नंबर 2 है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म और ये इसका कंप्लीट सिलेबस है। इस यूनिट के अंदर 2 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म। यूनिवर्सिटी एग्जाम में जनरली यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क्स के। 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं और एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो कहीं से भी आ सकता है। जनरली जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो इस टॉपिक से आएगा जो हम आज पढ़ेंगे। कभी कभी आगे से भी आ जाता है और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यहां से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं 7 मार्क्स के और यहां से एक आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं और नीचे वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स में। अब ध्यान दीजिएगा हमें पढ़ना क्या है। एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। और अगर आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा तो आप मान के चलिए कि ये जो पहला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आगे के 2 टॉपिक हैं इन दोनों ही टॉपिक में हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे के दोनों टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे। अगला टॉपिक है क्या? सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। इसके अंदर हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे और वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद हम 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। ये हमारा सिलेबस है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। दूसरा टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर काफी सारे टॉपिक हैं, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 टॉपिक हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरली एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन इन तीनों में से किसी एक टॉपिक का आ जाता है। तो अगर आप आगे के 2 टॉपिक को छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहां पर पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, दूसरा है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और तीसरा है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। और तीनों के तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर यहां से 2 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो यहां से आएगा वो इन तीनों में से किसी एक टॉपिक का होगा। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि यहां से 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया और यहां से 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के आए तो एक क्वेश्चन तो स्टार्टिंग से आएगा और एक क्वेश्चन बाद में आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो जनरली क्या होता है कि अगर इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आता भी है तो वो ऑप्शन में निकल जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ट्रांसफॉर्म और कन्वोल्यूशन थ्योरम और लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारा यूनिट नंबर 2 का कंप्लीट सिलेबस है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर सेकेंड ईयर के कोर्सेज अवेलेबल है। सेकेंड ईयर के लिए बैच का नाम है उड़ान बैच 2.0 और आपको क्या करना है, जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग कोर्स को सेलेक्ट करके आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग कोर्स अवेलेबल है। जैसे अगर आपकी ब्रांच सीएसआईटी या सीएस की कोई भी अलाइड ब्रांच है तो ये जो बैनर है ये आपके कोर्स का है। इसी तरह के बैनर आपको सभी ब्रांच के लिए दिखाई देंगे। उड़ान बैच 2.0 इस बैच के अंदर आपको सेम 3 प्लस सेम 4 के सब्जेक्ट्स मिलेंगे।
कितने सब्जेक्ट मिलेंगे? इसके अंदर टोटल आपको 11 सब्जेक्ट्स मिलेंगे और इसमें मैथमेटिक्स 4 भी इंक्लूडेड होगा। मैथमेटिक्स 4 भी इंक्लूडेड होगा। अगर आप केवल थर्ड सेम का लेना चाहते हैं तो आप केवल थर्ड सेम का भी ले सकते हैं, वो भी कोर्स अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर मैथमेटिक्स 4 अवेलेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं अदर ब्रांच की। तो ये तो सीएसआईटी और सीएस की अलाइड ब्रांच का था। सिमिलर तरीके से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एलाइड ब्रांच के लिए भी उड़ान बैच 2.0 अवेलेबल है और यहां पर भी दो तरह के बैचेस आपको मिलेंगे, एक सेम थर्ड प्लस सेम 4 के लिए जिसमें मैथमेटिक्स 4 इंक्लूडेड होगा और दूसरा केवल सेम थर्ड के लिए जिसमें मैथमेटिक्स 4 इंक्लूडेड नहीं होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एलाइड ब्रांच के लिए। यहां पर भी दो टाइप के बैच होंगे, सेम थर्ड प्लस सेम 4 जिसमें मैथमेटिक्स 4 इंक्लूडेड होगा और केवल सेम थर्ड जिसमें मैथमेटिक्स 4 इंक्लूडेड नहीं होगा। नेक्स्ट है मैकेनिकल और मैकेनिकल एलाइड ब्रांच। तो अगेन यहां पर भी सेम थर्ड और सेम 4 दोनों के लिए भी है और केवल सेम थर्ड के लिए भी है ना। ये मैकेनिकल और मैकेनिकल की एलाइड ब्रांच के लिए है। सभी बैच के लिए सभी ब्रांच के लिए बैच का नाम उड़ान बैच 2.0 है फॉर न्यू सेशन 2026-27 और ये बैच है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। यहां पर भी वही सेम चीज है, सेम थर्ड प्लस सेम 4 का भी आप ले सकते हैं और केवल सेम थर्ड का भी आप ले सकते हैं। अगर आप सेम थर्ड प्लस सेम 4 का लेंगे तो यहां पर इसके अंदर आपको मैथमेटिक्स थर्ड मिलेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सिविल के जो बच्चे होते हैं वो मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ते हैं और सिविल को छोड़ करके बाकी जितनी भी ब्रांच के बच्चे होते हैं वो सब मैथमेटिक्स 4 पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो दो हेल्पलाइन नंबर यहां पर आपको दिए गए हैं, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स 4 सेपरेट चाहिए तो मैथमेटिक्स 4 का सेपरेट बैच भी अवेलेबल है। इस तरह का बैनर आपको वहां पर दिखाई देगा, है ना। मैथमेटिक्स थर्ड का सेपरेट बैच चाहिए तो मैथमेटिक्स थर्ड का भी सेपरेट बैच अवेलेबल है और सभी बैच के अंदर आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलेंगे, पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा और पूरा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड होगा। मतलब सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स भी, वन शॉट वीडियो भी, पीडीएफ नोट्स भी, है ना, सब एक जगह पर आपको मिलेगा और पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। हम यहां पर क्या करेंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को क्लासिफाई करेंगे। मतलब हम ये बताएंगे कि कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। उसी के साथ कंपैरिजन करने के बाद हम बता पाएंगे कि इक्वेशन किस टाइप की है। तो ध्यान दीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म पे, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको ध्यान से समझना। देखो del 2 u अपॉन del x स्क्वायर, तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है और इसका कोफिशिएंट है कैपिटल A। दूसरा डेरिवेटिव भी हमारा सेकंड ऑर्डर का ही है और वैसे भी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेकंड ऑर्डर की है, तो ये भी सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है और इसका कोफिशिएंट भी है। यहां पर भी सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है और इसका कोफिशिएंट C है। इसके आगे x y u या फिर del u अपॉन del x या del u अपॉन del y, इनमें से किसी का भी फंक्शन हो सकता है, इनमें से किसी का भी फंक्शन हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है u और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x और y। आपको मैं यूनिट नंबर 1 में बता चुका हूं कि जिसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हुआ है, तो x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यहां पर u का x और y दोनों के रेस्पेक्ट में हुआ है, इसका मतलब x भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन u क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर u का y के रेस्पेक्ट में हुआ है तो अगेन y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको यह बात तो समझ में आ गई कि u यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन वेरिएबल बदल भी सकते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको u की जगह पर z गिवन हो, तो वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं,
लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, नाम कुछ भी हो। एक्स और वाई की जगह कोई दूसरा वेरिएबल भी आ सकता है, यू की जगह कोई दूसरा वेरिएबल भी आ सकता है, लेकिन आप देख करके पहचान जाएंगे कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। अब जरा ध्यान देना, देखो तो यहां पर जो हमारा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा ए, इसका कोफिशिएंट क्या होगा बी, इसका कोफिशिएंट क्या होगा सी। और यहां पर जो ये एबीसी है, एबीसी यहां पर कांस्टेंट भी हो सकते हैं और एक्स और वाई के फंक्शन भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एबीसी कांस्टेंट भी हो सकते हैं और एक्स और वाई के फंक्शन भी हो सकते हैं। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और यहां पर ए जो है, जो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ऑलवेज हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको ग्रेटर देन जीरो बनाएंगे, क्लियर है। अब देखो आगे, अगर ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं तो अब हम बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये किस टाइप की है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये किस टाइप की है हम बता सकते हैं। कैसे, अब यहां पर देखो, ये वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इलिप्टिक होगी कब, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो है। अब ये कहां से आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्वेश्चन के अंदर जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद वहां से एबीसी फाइंड करेंगे और एबीसी फाइंड करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो है तो ये इक्वेशन इलिप्टिक होगी, और अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो ये इक्वेशन पैराबोलिक होगी, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो ये हाइपरबोलिक होगी। और ये तीनों के तीनों आपको पहले से याद है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। भाई आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का नेचर पता जब हम करते हैं तो उसके लिए भी हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यही फॉर्मूला तो लगाते हैं, इसी से हमें रूट्स का नेचर पता चलता है। तो वही सेम चीज यहां पर है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बस यहां पर हमें रूट्स का नेचर नहीं हमें यहां पर रूट्स को चेक नहीं करना है, हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है, बस ये हमें चेक करना है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है और छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहां से केवल एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में और आपके कॉलेज एग्जाम में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई का मतलब है हमें यह बताना है कि ये इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। हमें गिवन क्या है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा कि ये स्टार्टिंग की तीनों टर्म हमें गिवन है। देखो ये गिवन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए केवल ये स्टार्टिंग के 3 टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यहां से एबीसी चाहिए। तो अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो आपको यहां पर ए की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, मतलब यहां पर एबीसी क्या है, 1 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आप डायरेक्ट लिखेंगे हेयर हेयर ए कितना है, हेयर ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू कितना है 1 और सी इक्वल टू कितना है 1। बोलो बात समझ में आ गई, एबीसी तीनों 1 है। अब इसके बाद क्या करें ना, अब हमें यहां पर कैलकुलेट करना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहां पर बी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए भी 1 है सी भी 1 है, ए भी 1 है और सी भी 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 4। मतलब यहां पर आपकी बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है 1 माइनस 4। इसको आगे लिख लेता हूं। अब देखो जरा ध्यान से, तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि वैल्यू क्या है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी
किसके बराबर है? -3 के बराबर है। अब मुझे बताओ -3 0 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मतलब ये है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये लेस देन 0 है। क्या है? लेस देन 0। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है तो हेंस द गिवन इक्वेशन हेंस द गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन क्या होगी? हेंस द गिवन इक्वेशन इज इलिप्टिक। तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो इलिप्टिक होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? बस यहां पर इतने ही इजी क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन यहां पर होंगे। हेंस द गिवन इक्वेशन इज इलिप्टिक। तो ये इक्वेशन कैसी है? इलिप्टिक है। क्यों? क्योंकि अगर वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इक्वेशन इलिप्टिक होगी। तो ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ये कैसी इक्वेशन है? इलिप्टिक नेचर की इक्वेशन है। एक्चुअल में यहां पर हम इक्वेशन का नेचर बताते हैं कि भाई इक्वेशन का नेचर कैसा है, इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। अब आगे के सारे क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व करें। देखो यहां पर लैंग्वेज पर फोकस कर लो बस। क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑपरेटर। अब यहां पर लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑपरेटर, तो आपको घबराना नहीं कि ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर एक्चुअल में यहां पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात हो रही है, लेकिन इस बार इक्वल टू 0 नहीं दे रखा, तो इसका मतलब इक्वल टू 0 नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं है। तो यहां पर अगर आपको कभी भी इक्वल टू 0 नहीं दिया है तो इसको कहा जाता है ऑपरेटर। क्या कहा जाता है? ऑपरेटर कहा जाता है। तो हमें इसका नेचर चेक करना है। तो नेचर चेक करने का तरीका अगेन सेम है। सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। 4 del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस 4 del 2u अपॉन del x del t। देखो वेरिएबल बदल गया, y की जगह t आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल कुछ भी आ सकता है। del 2u अपॉन del t स्क्वायर, ये हमारे पास ऑपरेटर है। हमें इसका नेचर बताना है। तो नेचर बताने के लिए हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा अगेन इसके साथ। स्टार्टिंग के 3 टर्म को बस कंपेयर करना है। तो हमें कंपेयर करके एबीसी मिल जाएगा। तो हमारे पास यहां पर एबीसी क्या है उसको मैं लिख लेता हूं हेयर। देखो एबीसी को मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। ए कितना है? ए हमारे पास है 4। बी कितना है? बी हमारे पास है 4। और सी कितना है? सी हमारे पास है 1। बोले बात समझ में आ गई? अच्छा एक और कंफ्यूजन यहां पर बच्चों को हो जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर del 2u अपॉन del x स्क्वायर है, यहां पर del 2u अपॉन del t स्क्वायर है। बोलो बात समझ में आ रही है? मतलब y की जगह क्या आ गया? t आ गया। ऐसा हो सकता है कि ये वाला पार्ट शुरू में लिख के दे दें और ये वाला पार्ट बाद में लिख दें। तो अगर मैं इसको इधर लिख दूं और इसको इधर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचर सेम ही रहेगा। मतलब अगर हम a और c की वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो नेचर है वो सेम आएगा। नेचर क्या आएगा? सेम आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? बस इस वाली टर्म को ध्यान रखना है। इसका कोफिशिएंट होता है b, जहां पर दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होता है ना, उसका कोफिशिएंट जो है वो b होता है। इन दोनों का कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, तो अब हमें क्या करना है? यहां पर कैलकुलेट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट कर लेते हैं। b कितना है यहां पर? 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 4 है। और c कितना है? 1 है। तो कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 16 माइनस 16, मतलब ये आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हम कह सकते हैं हेंस द गिवन इक्वेशन इज पैराबोलिक। कैसी है गिवन इक्वेशन? पैराबोलिक है भाई। तो ये इक्वेशन पैराबोलिक है। समझ में आ गया? तो यहां पर सॉरी गिवन इक्वेशन नहीं, यहां पर मुझे ऑपरेटर लिखना है क्योंकि इक्वेशन गिवन नहीं है इस बार। द गिवन
द गिवन ऑपरेटर इज पैराबोलिक। तो ये ऑपरेटर कैसा है? पैराबोलिक है। समझ में आ गया? तो गिवन ऑपरेटर क्या है? पैराबोलिक है। इससे पहले क्या था? इलिप्टिक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द इक्वेशन, हमें ये शो करना है ये जो इक्वेशन है ये हाइपरबोलिक है। मैंने इस बार तो कह दिया कि प्रूफ करो कि हाइपरबोलिक है। बात समझ में आ रही है? तो देखो हमने इलिप्टिक का क्वेश्चन भी कर लिया, पैराबोलिक का भी कर लिया, और यहां पर हमें ये प्रूफ करना है कि हाइपरबोलिक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, del 2u अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर del 2u अपॉन del x स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें गिवन है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि इन दोनों टर्म को एक साइड करना है। तो क्या बन जाएगा? del 2u अपॉन del t स्क्वायर, इसको अगर लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस का c स्क्वायर, माइनस का c स्क्वायर del 2u अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। अगर आप यहां पर ध्यान दें तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें 3 टर्म होना जरूरी है। ये स्टार्टिंग की 3 टर्म का होना जरूरी है, लेकिन यहां पर हमें 3 टर्म दिखाई नहीं दे रही हैं, केवल 2 ही टर्म दिखाई दे रही हैं। बीच वाली टर्म नहीं है जहां पर 2 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। देखो ये t के रेस्पेक्ट में, ये x के रेस्पेक्ट में, लेकिन ऐसी टर्म नहीं है जहां पर x और t दोनों के रेस्पेक्ट में हो। तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं del 2u अपॉन del t स्क्वायर प्लस, क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, 0 कोफिशिएंट और del 2u अपॉन del t del x, क्या ऐसा लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम ऐसा लिखने में? भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने किया क्या है भाई, हमारे पास बीच वाली टर्म नहीं थी जहां पर 2 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होता है, और हमें उस टर्म को चाहिए क्योंकि हमें b चाहिए। बात समझ में आ रही? तो इसलिए मैंने इस टर्म को लिख दिया विद 0 कोफिशिएंट। तो अब हम यहां से एबीसी की वैल्यू लिख सकते हैं हेयर। अब देखो यहां पर एबीसी हम यहां पर लिख सकते हैं हेयर। हेयर ए कितना है? ध्यान दीजिएगा, ए यहां पर 1 है, बी की वैल्यू 0 है, और सी की वैल्यू हमारे पास जो कैपिटल सी है, कैपिटल सी, ध्यान दीजिएगा, जो कैपिटल सी है वो माइनस सी स्क्वायर के बराबर है, माइनस सी स्क्वायर के बराबर है। ये डेटा हमें गिवन है। अब एक काम करते हैं, अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है? 0, तो यहां पर आएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? ए हमारे पास 1 है, इंटू सी कितना है? सी हमारे पास माइनस का सी स्क्वायर है। तो ऐसा लिखते हैं माइनस का सी स्क्वायर, देखो माइनस सी स्क्वायर, ये मेरे पास है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। इसका मतलब ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, 4 तो पॉजिटिव नंबर है। अब ये c क्या है? ये c कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी वैल्यू कभी भी, क्या इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव हो सकती है? क्या कभी भी निगेटिव नहीं होगी, कभी भी इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह हुआ कि यह वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। फिर देखो c 0 नहीं हो सकता, c यहां पर 0 नहीं हो सकता। अगर c 0 हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। तो c 0 नहीं है, तो इसका मतलब अगर c 0 नहीं है तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 4c स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज? हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब यह है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हेंस द गिवन इक्वेशन, हेंस द गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। तो गिवन इक्वेशन कैसी है? हाइपरबोलिक है। और यही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशन हाइपरबोलिक क्यों है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4।
और ये क्वेश्चन एकेटी यूनिवर्सिटी में आ चुका है 2023-24 में। जो अभी तक मैंने आपको कराए हैं ना वो भी आ चुके हैं, बस मैंने वहां पर लिख नहीं रखा है ना, वो पहले आए हैं, ये बाद में आया है। क्लासिफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इसको क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले ये चेक करो, क्या यहां पर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल है। देखो स्टार्टिंग की तीनों टर्म है सेकंड डिग्री की, सेकंड ऑर्डर की। उसके बाद ये है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हमें नहीं देखना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। डेल टू यू अपॉन, ध्यान दीजिएगा, डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस टी, और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल टी प्लस, उसके बाद है एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर है? आगे क्या लिखा है? प्लस टू डेल यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल टी प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और प्लस 6u इक्वल टू में 0। ये हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हमें यहां पर ए बी सी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? ए बी सी। तो सबसे पहले मैं यहां पर ए बी सी को लिख लेता हूं। नाउ हेयर, हेयर देखो भाई, ए कितना है? यहां पर ए की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है, ए की वैल्यू 1 आ गई। नाउ बी कितना है? अगर बी को आप ध्यान से देखें तो बी की वैल्यू यहां पर टी है। ध्यान रखना, जो जहां पर x दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसका कोफिशिएंट b होता है। अब आगे देखो, उसके बाद c कितना है? c हमारे पास है x, तो ये हमारे पास गिवन है। अब हमें कैलकुलेट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है यहां पर? t, तो इसका मतलब t का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 1, c कितना है? x। तो हमारे पास यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ जाती है टी स्क्वायर माइनस 4x। अब ये t और x क्या है? दोनों ही वेरिएबल है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसका नेचर बता सकते हैं क्या? हम इसका नेचर नहीं बता सकते भाई, हमें नहीं पता कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी या जीरो आएगी। तो हम यहां पर क्या बता सकते हैं? हम यहां पर कंडीशन बता सकते हैं कि ये इक्वेशन कब इलिप्टिक हो सकती है, कब पैराबोलिक हो सकती है और कब हाइपरबोलिक हो सकती है। तो हम इसकी केवल कंडीशन बता सकते हैं, तो कंडीशन बता देते हैं। कंडीशन ही हमें यहां पर बतानी है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे हेंस, हेंस, अब ध्यान दो, हेंस फर्स्ट पार्ट, the given equation, the given equation is elliptic, hence the given equation is elliptic if ये इक्वेशन इलिप्टिक कब होगी? जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी। किसकी वैल्यू? इफ टी स्क्वायर माइनस 4x लेस देन 0। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है तो गिवन इक्वेशन इलिप्टिक होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? पहली कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन is, the given equation is parabolic, parabolic if t square minus 4x, t square minus 4x इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड कंडीशन हो गई, ये हमारी क्या हो गई? सेकेंड कंडीशन। नाउ थर्ड, थर्ड ध्यान दीजिएगा, the given equation, the given equation is hyperbolic, hyperbolic if t square minus 4x, t square minus 4x
इज ग्रेटर देन 0। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये क्या हो जाएगी, हाइपरबोलिक हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू वेरिएबल फॉर्म में आती है तो इसमें 3 कंडीशन आएंगी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाएगा, सर इससे पहले भी तो ऐसा हुआ था, यहां पर ये वेरिएबल फॉर्म में थी। हाँ बेटा, वेरिएबल फॉर्म में तो थी, क्योंकि यहां पर जो सी है ना वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। लेकिन यहां पर सी का स्क्वायर था, तो हमें समझ में आ गया कि ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ये हाइपरबोलिक है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, देखो यहां पर हमें टी स्क्वायर का तो समझ में आ गया कि टी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए हमें इसका साइन पता नहीं चलेगा कि इसका साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इसलिए यहां पर कंडीशन बनेगी। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है। सो दैट द इक्वेशन, हमें यहां पर ये इक्वेशन गिवन है। अब देखो इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में दी जा सकती हैं, तो ये सब पार्शियल डेरिवेटिव की नोटेशन है जो मैं ऑलरेडी आपको यूनिट नंबर 1 में भी बता चुका हूं, है ना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि पार्शियल डेरिवेटिव की जो नोटेशन है, और कुछ नोटेशन आपको बता देता हूं, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के दे देते हैं। देखो मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में भी बताया था कि जो P होता है, P ये आपका होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो कई बार क्वेश्चन पी क्यू की टर्म्स में या आरएसटी की टर्म में दे देते हैं। देखो पी क्यू क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई, उसके बाद आर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, उसके बाद एस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और उसके बाद टी डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये सारी नोटेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन पी क्यू आर एस टी की फॉर्म में दे देते हैं, इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो याद रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन आपको आर एस टी की फॉर्म में दिया जाता है तो पहले आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, है ना। ये भी हमारी क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव की ही नोटेशन है। अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। देखो इसमें कहा क्या गया, इसमें कहा गया है कि सो दैट द इक्वेशन, सो करो कि ये जो इक्वेशन है ये इलेप्टिक है फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द रीजन। मतलब हमसे ये कहा गया कि सो करो कि इस रीजन में ये इक्वेशन इलेप्टिक है ना। और ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है एक्चुअल में किसकी इक्वेशन है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये किसकी इक्वेशन होती है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और जिसका रेडियस 1 है। बात समझ में आ रही है? ये आप सबको अच्छे से पता है। अगर इसमें हम देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं इसमें लेस देन लगा दूं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें मैं ग्रेटर देन लगा दूं, इन तीनों का मतलब क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो एक्चुअल में जब हम इनइक्वालिटी का यूज करते हैं ना, तो जो इनइक्वालिटी होती है ना वो रीजन को डिनोट कर, रीजन को शो करती है। तो इसका मतलब है कि रीजन जो होगा वो सर्कल के अंदर का होना चाहिए। तो एक्चुअल में आपसे ये कहा जा रहा है कि सो करो कि ये जो इक्वेशन है ये सर्कल के अंदर इलेप्टिक है। सर्कल के अंदर क्या है, इलेप्टिक है, क्योंकि इसका मतलब है सर्कल के अंदर, इस रीजन के अंदर पैराबोलिक ऑन द बाउंड्री। मतलब ये शो करो कि बाउंड्री पर पैराबोलिक है, यानी कि बाउंड्री कब मिलेगी आपको, जब ये इक्वल टू 1 होगा। तो इक्वल टू 1 का मतलब है कि आप सर्कल की बाउंड्री पे घूम रहे हैं। एंड हाइपरबोलिक आउटसाइड द रीजन, इसका मतलब है कि आप रीजन के बाहर हैं। तो हमें यह शो करना कि हाइपरबोलिक के केस में ये वाली कंडीशन वेरीफाई होगी, पैराबोलिक के इलेप्टिक के केस में ये वाली कंडीशन वेरीफाई होगी, और पैराबोलिक के केस में ये वाली कंडीशन वेरीफाई होगी। अब इसको वेरीफाई करके दिखाते हैं, शो करके दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन गिवन है जेड एक्स एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स जेड एक्स वाई प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड वाई वाई इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से समझना, जेड एक्स एक्स का मतलब क्या है कि जेड का 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है एक्स के रेस्पेक्ट में।
दो बार हुआ है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जेड एक्स वाई का मतलब क्या है कि जेड का दो बार पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है, दो बार पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। और जेड वाई वाई का मतलब है कि जेड का दो बार पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है और दोनों ही बार वाई के रेस्पेक्ट में हुआ है, इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब हमें यहां पर ये देखना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो चलिए यहां पर ए बी सी को लिख लेते हैं। तो यहां पर ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू यहां पर 2x है और सी की वैल्यू यहां पर 1 माइनस वाई स्क्वायर है। सी की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर है। अब जरा ध्यान दो, अब हमें यहां पर फाइंड क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना आएगा, b कितना है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस इसको करना है सिंप्लीफाई। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कितना आएगा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, देखो ये तो हो जाएगा 4x स्क्वायर और इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये है हमारे पास। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y स्क्वायर, माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास बच जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहां पर ये शो करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो इलिप्टिक है इस रीजन में, इस रीजन में। अब शो करते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, हेंस first the given equation is elliptic if b square minus 4ac less than 0, b square minus 4ac less than 0, यही तो कंडीशन है इलिप्टिक की। नाउ इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये राइट साइड की जो क्वांटिटी है ये भी लेस देन 0 होनी चाहिए क्योंकि दोनों क्वांटिटी बराबर है। तो 4, इसका मतलब ये हुआ कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 ये लेस देन 0 होना चाहिए। बोले बात समझ में आ गई। अब दोनों साइड अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। अब अगर मैं इस 1 को उधर ले जाऊं या ऐसा कह दें कि दोनों तरफ 1 को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। इसका मतलब यह हुआ कि जो गिवन इक्वेशन है वो इलिप्टिक है, कहां पर, इस रीजन में, इस रीजन में। और इस रीजन का मतलब क्या है, इस रीजन का मतलब है इनसाइड, इनसाइड द सर्कल। बोलो बात समझ में आ गई। और यही तो हमें प्रूव करना था कि इस रीजन के अंदर हमारे जो इक्वेशन है वो इलिप्टिक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारी इक्वेशन इलिप्टिक है। देखो हमने क्या लिखा था, द गिवन इक्वेशन इज इलिप्टिक। इक्वेशन इलिप्टिक होगी तब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। तो हमने वही कंडीशन यहां पर रखी। तो हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 आ रहा है तब जब इक्वेशन इलिप्टिक है। तो इसका मतलब इस रीजन के अंदर हमारी इक्वेशन क्या है, इलिप्टिक है। नाउ सेकंड पार्ट, आगे क्या कहा गया, आगे क्या कहा गया,
पैराबोलिक ऑन द बाउंड्री, मतलब बाउंड्री पर क्या है, पैराबोलिक है। द गिवन इक्वेशन is parabolic. The given equation is parabolic if b square minus 4ac इक्वल टू में 0। और इसका मतलब ये है कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में 0। 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहां से हमें मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर तो था इनसाइड, चलिए और आगे लिख देता हूं, इनसाइड रीजन या इनसाइड सर्कल, और इसका मतलब है ऑन बाउंड्री, किसकी बाउंड्री पर, सर्कल की बाउंड्री पर, ऑन बाउंड्री ऑफ सर्कल। बोलो बात समझ में आ रही? चलिए अच्छा, मैं यहां पर आपको देखो डायग्राम भी बना के दिखा देता हूं। ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और यहां पर एक सर्कल आएगा जिसका रेडियस होगा 1। और इस सर्कल के अंदर हमारी जो इक्वेशन है वो इलिप्टिक है। कैसी इक्वेशन है? इलिप्टिक है। बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए, और अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, यहां पर भी एक सर्कल बनेगा ये, और इस बार बाउंड्री पर हमारा जो हमारी इक्वेशन है वो बाउंड्री पर क्या है, पैराबोलिक है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। नाउ थर्ड पार्ट, द गिवन इक्वेशन is hyperbolic if b square minus 4ac is greater than 0। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मतलब, इसका मतलब यह है कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। And this implies that x square plus y square minus 1 greater than 0। 4 उधर जाके 0 हो गया। एंड फाइनली हम कह सकते हैं कि जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 1 है। और इस ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, आउटसाइड द सर्कल या आउटसाइड द रीजन या फिर आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि यहां पर जो हमारा रीजन है वो सर्कल है। बोले बात समझ में आ रही? आउटसाइड द रीजन। और अगर हम यहां पर डायग्राम बनाएं तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ये हमारा सर्कल बनेगा जिसका रेडियस 1 है, और इस बार जो है वो रीजन कहां का है, इस बार जो रीजन है वो बाहर का रीजन है ये। तो यही हमें प्रूव करना था कि रीजन के बाहर इक्वेशन हाइपरबोलिक है, बाउंड्री के ऊपर पैराबोलिक है, और बाउंड्री के अंदर इलिप्टिक है। और ये हमने यहां पर प्रूव कर दिया। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 मार्क्स में, लेकिन आते ही ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही है। चलिए, तो यहां पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। 2 और छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो यहां पर ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। लेकिन लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि बीटेक सेकेंड ईयर के लिए बैच का नाम है उड़ान बैच 2.0, और गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर सेकेंड ईयर की सभी ब्रांच के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग कोर्स को सिलेक्ट करके उसमें एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर आपको इस तरह के बैनर दिखाई देंगे, है ना। ये जो कोर्स है ये CSIT और उनके अलाइड ब्रांच के लिए है, और इसके अंदर आपको सेम 3 और सेम 4 के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे इंक्लूडिंग मैथ 4। अगर आपको केवल सेम 3 का चाहिए तो सेम 3 का भी अवेलेबल है, और इसी तरीके से बाकी सभी ब्रांच के लिए बैचेस अवेलेबल हैं गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको एक ही जगह पर पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल जाता है। बैच के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं,
पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, पीवाईक्यूज मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं और इनके साथ साथ और भी बहुत सारा आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है, जहां से आप कम समय में अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम में और अपने कॉलेज एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।